कांग्रेसियों ने तमाम देश को धर्मशाला बना दिया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी। देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। विकराल रूप से बढ़ते हुए जनसंख्या के विस्फोट में आप देश के साथ क्या करने जा रहे हैं? लिखा नहीं क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, भारत के भी कई संस्थाओं ने चिंता व्यक्त की है कि बढ़ती हुई आबादी खाद्य सुरक्षा को चुनौती दे रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात एक ऐसी रिपोर्ट की जिसके आने से और जिसकी जानकारी से कैसे हड़कंप मच गया है देश में। सवाल आज यह है कि क्या वो समय आ गया है कि इस देश को जनसंख्या को लेकर एक कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून जिससे सबको 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत न दी जाए। 2 से ज्यादा बच्चे किए तो सरकारी सुविधाएं खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। क्या यह समय आ गया है? यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट देश की बहुसंख्यक जनता के लिए चिंता का संदेश लाई है। अब वो चिंता का संदेश क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगी। आज महाभारत उसी पर कर रही हूं क्योंकि देश में सियासी हिंदू मुसलमान की सियासी लड़ाई तो बहुत होती है, लेकिन इस देश में क्या उस पर एक काबू पाने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते हैं? उन कदमों में ही एक क्या जनसंख्या कानून होगा। सवाल आपको बताऊं कि कैसे आबादी पर यह आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। देश की आबादी पर यह आंकड़े जारी किए गए हैं और इस रिपोर्ट के अंदर हिंदुओं की हिस्सेदारी कैसे घटी है समय के साथ और मुसलमानों की बढ़ी है। यह पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें आबादी में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है ये 1950 से लेकर 2015 तक का डेटा है और इसमें 7.82% हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है जनसंख्या में। मुसलमानों की आबादी की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है, यानी 43% ज्यादा हिस्सेदारी पूरी जनसंख्या में मुसलमानों की बढ़ गई। अब जैसा मैंने कहा 1950 से 2015 तक की यह रिपोर्ट है। अब इसको लेकर देश में एक हड़कंप मच गया क्योंकि हिंदू 84.68% से गिरकर 78% हो गए हैं और ये गिरने की दर जारी है। वहीं मुसलमान 9.84% से बढ़कर 14.09 हो गए हैं और ये बढ़ने की दर जारी है। ये उसी तरह से सिखों की भी संख्या 6.58 बढ़ी है, ईसाइयों की हिस्सेदारी 5.38% बढ़ी है। ये है रिपोर्ट। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट पर कैसे एक सियासी घमासान मच गया है। वो सियासी घमासान क्या है, जरा अगला ग्राफिक चलाइए चेतन। सियासी घमासान इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इसने यह बता दिया कि कैसे हिंदुओं की संख्या 1950 से 2015 तक घट रही है, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, इसीलिए इस जनसंख्या पर कभी काबू ही नहीं किया। राहुल गांधी का पलटवार आया, वो कह रहे हैं मोदी हार रहे हैं इसीलिए मुद्दों से भटका रहे हैं, ये कोई मुद्दा है बात करने वाला इस समय। उसी के साथ साथ साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद हैं, वो कहते हैं देश में 4 बीवी 40 बच्चे अब नहीं चलेंगे, इसी तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। महबूबा मुफ्ती का पलटवार आया, वो कहती है बीजेपी धर्म पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसीलिए इस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह रिपोर्ट बनाई गई है, वो कह रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली रिपोर्ट है। केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम यूपी के, वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25 अब नहीं चलेगा, अब यूसीसी लागू होगा। और इसी के साथ साथ वीएचपी का भी आपको बयान बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र जैन कह रहे हैं तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या घातक है इस देश के लिए। वहीं तेजस्वी यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं जनगणना क्यों नहीं की, नफरत मत फैलाइए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम इश्यूज इतने क्यों आ रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं आप कह रहे हैं देश शरिया से चलेगा क्या?
ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी इस धर्म के आधार पर कानून लाने की बात करते हैं। क्या अर्णव जी, ये मुद्दा आपको नहीं लगता कि देश की जनता को बताना चाहिए? क्या इस चुनाव में अभी और भी हिंदू मुसलमान होना बाकी है? क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पाकिस्तान के बाद अब खुली जंग छिड़ी है जनसंख्या पर, और उसकी वजह है आंखें खोलने वाली वो रिपोर्ट जो बताती है कि आजादी के 65 सालों में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई और मुस्लिमों में भारी बढ़ोतरी हो गई, जिसे बीजेपी गजबाई हिंद की साजिश बता रही है। के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। चौथे चरण के चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट से सियासी गलियारों में खलबली मची है, क्योंकि चुनाव में मोदी पहले ही मनमोहन सिंह के मुस्लिमों के पहले हक वाले बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुस्लिम आरक्षण देकर कांग्रेस और उसकी वकालत कर इंडी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मोदी कह रहे हैं विपक्ष वाले पिछड़ों से आरक्षण और आधी संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को दे देंगे। वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे, एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है और अब ये रिपोर्ट इस सियासी आग में घी डालने का काम करती है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि 1950 से 2015 तक जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण से यही रिपोर्ट बनी है। जिस आर्थिक सलाहकार समिति ने रिपोर्ट बनाई है वो पीएम की एडवाइजरी कमेटी है। ऐसे में हाई प्रोफाइल रिपोर्ट ने चुनाव का रुख मोड़ दिया है। जब तक देश के राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में जनसंख्या के विस्फोट में अपनी भविष्य की राजनीति देखते रहेंगे, भले ही दीर्घकालिक भविष्य देश का नष्ट हो जाए, तब तक ये चुनौती रहेगी और इस पे सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करना। और 20% वालों की आबादी का 44 की गति से ऊपर जाना, यह जिस देश का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, उस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। नेताओं की जुबान पर मुद्दे भी हैं और मुसलमान भी, तभी तो प्रचार में 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई छिड़ी हुई है। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। विकसित भारत बनाम मोदी हटाओ के लक्ष्य को लेकर निकले चुनाव में क्यों पल पल एजेंडा बदलता जा रहा है। हर चरण में एक नया रण है। अब चौथे चरण में आबादी पर भीषण सियासत क्या थम जाएगी या 7वें चरण तक 7वें आसमान पर चली जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जी वीएचपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत शिवम आपके साथ कर रही हूं क्योंकि ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनावों के बीच ये रिपोर्ट आना यानी कि
ये सोच समझकर हिंदू मुसलमान करने की एक कोशिश है। लेकिन आपसे पूछ रही हूं, इस रिपोर्ट से क्या मायने निकाल रहे हैं आप? सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चुनाव है या नहीं है या कल होगा, उसका इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की सच्चाई को ना आप बदल सकते ना मैं। इस देश के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, वहां पर किस तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं और जिनको यहां पर लाने की बात हुई थी, उनकी जनसंख्या किस तरीके से गिरी है, ये देश जानता है। लेकिन कंपैरेटिवली इस देश में जिस माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, खासतौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज, अगर उनकी आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है और जो हिंदू आबादी है उसकी 7.82% जो प्रतिशत है वो कम हो गई है, तो ये अपने आप में सोचने का एक विषय है किस तरीके से इस देश में तुष्टीकरण, अपीजमेंट के नाम पर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। और कमाल बात है कि रिपोर्ट आने के बाद आज भी तेजस्वी यादव का बयान में आप ही के चैनल पर अभी बाइट सुन रहा था, वो कहते नहीं नहीं ये तो आग भड़काने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम करने वाली बात है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है भाई? इस देश में डेमोग्राफिकली चीजें कितनी तेजी के साथ बदली है, इस देश को पता है। इस देश ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी के हिसाब से जो चीजें बदली और उसके बाद जो एक्सोडस देखा वो इस देश ने देखा है। इस देश में अगर इस तरह की कोई स्थिति बन रही है, अगर माइनॉरिटीज अप्रोक्सीमेटली 44% के हिसाब से बढ़े हैं, तो भाई इसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ हो, उस देश में अगर दोबारा से 1951 के बाद 2015 तक की अगर हम बात करें, अगर बढ़कर माइनॉरिटीज कहीं ना कहीं 43.15% हो गए, बढ़े हैं, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। ये देश ना कोई एक और बंटवारा झेल सकता है, ये देश ना एक और डिवाइड झेल सकता है। और ऊपर से हमारे इंडिया अलायंस और गमंडिया के जितनी भी पार्टीज हैं, आप उनसे देखो सुबह से शाम तक तुष्टीकरण, आप उनसे कहोगे वो वक्फ को जमीन देंगे, आप उनसे कहोगे वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार पर, आप उनसे कहोगे वो खुलकर हंगामा करेंगे, आप उनसे कहोगे वो बाबरी के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलवा देंगे, आप उनसे कहिए, आप जो चाहेंगे वो आपको देंगे, बशर्ते बस कंडीशन एक ही है कि मुसलमान होना चाहिए आपको। तो अगर ये स्थितियां हैं, तो ये देश में इस बात पर डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और इसको बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं वो भी आवश्यक है। और 10 सेकंड में बस मैं यही चीज कहना चाहता हूं, सुधांशु जी लगातार इस बात को कोट करते हैं कि तमिलनाडु में पेयम्बदूर में किस तरीके से कोलतार गांव में अगर एक मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई तो वहां पर यह कह दिया गया था कि यहां मंदिर हो ही नहीं सकते, पूजा का अधिकार हो ही नहीं सकता। वो तो कोर्ट में जाने के बाद वो चीजें वापस हुई है। ये देश ठीक है, मस्जिदों से जो 90 के दशक में कश्मीर में आवाज उठी थी, वो आवाजें और नहीं जो बयान आ रहे हैं बंटवारा नहीं झेल सकता। जो बयान आ रहे हैं बीजेपी के, मैं उसी पर जाना चाह रही हूँ। कंचना जी, पहले आप जरा रिएक्ट करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। इसको हिंदू मुसलमान करके देखना सही होगा या फिर ये सत्य है कि देश की डेमोग्राफी एक तरह से बदल रही है? जो बहुसंख्यक थे उनकी संख्या क्या 1950 के बाद से 2015 तक इस तरह से घटती रही है और वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है? ये रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट जो है फैक्ट स्टेट करती है। ये कोई किसी तरह का कोई तनाव फैलाने के लिए रिपोर्ट नहीं आती है। देखिए, मैं आपको 2 आंकड़े बताना चाहूंगी। चुनाव शुरू होने के पहले एक आंकड़ा आया था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। हमेशा जब कोई गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो कोई थर्ड एजेंसी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उसको कोट करती है, तथ्य बताती है कि हाँ ये सच है। लेकिन ये ऐसा आंकड़ा आया जिसपे किसी थर्ड पार्टी ने नहीं कहा कि ये सच है। मतलब ये चुनाव शुरू होने के पहले, भाई बीच चुनाव में एक ऐसा फिर से आंकड़ा आता है जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन 40% से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हकीकत यह है कि 2021 का सेंसस इन्होंने रोक दिया है। भाई साहब, आप 2015 तक का क्यों आंकड़ा देते हो? आप आंकड़ा आपको देना है 2023 का, दो ना। 2024 चल रहा है और 2001 का सेंसस का आंकड़ा कहता है कि हिंदू का पॉपुलेशन -2.75% गिरा है और मुस्लिम का -3.53, और 2011 का कहता है कि हिंदू का 3.26 गिरा है तो वही मुसलमान का 4.73 गिरा है। ये सेंसस का आंकड़ा कह रहा है और इसका होम मिनिस्ट्री कराती है। और आप कौन सा आंकड़ा लेकर आए हो? अरे बीच चुनाव में मान लो हार कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपने घुसपैठिया बोल दिया पहले ही फेज के बाद। आपने बोल दिया वो लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और कल आपने अंबानी और अडानी पर भी बोल दिया। तो रातों रात एक आंकड़ा आ गया उसको छुपाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए, ताकि उन पर डिबेट ना हो। एक ऐसा फर्जी आंकड़ा, अगर हिम्मत है तो सेंसस करवा देते।
वो आंकड़ा निकलवा देते और आप यहाँ बैठकर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो और आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हो। सर, आंध्र प्रदेश में आपकी पार्टी टीडीपी से गठबंधन की है, वही टीडीपी जिसके मैनिफेस्टो में असेंबली इलेक्शन के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की गई है। जो आप हज की बात कर रहे हो, जो आप उसको मस्जिद में भी 5,000 रुपए पर महीना रिनोवेशन। नहीं, अब ये जो बात बोल रही है कजरारी शिवम, इसका जवाब दीजिए। वो कह रही है टीडीपी से आप गठबंधन करते हैं, ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ आप रिजर्वेशन पर हल्ला बोल रहे हैं। जल्दी से दीजिए क्योंकि मुझे विनोद बंसल जी के पास जाना है। दुष्यंत जी और जवाद साहब भी वेट कर रहे हैं। एक तरफ आप मना करेंगे और दूसरी तरफ खुद साथ में देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का जो भी अलाय है, अगर उसकी 100% भारतीय जनता पार्टी की तरह विचारधारा होती तो वो अलाय नहीं होता, वो पार्टी होता। हमारा स्टैंड क्लियर है भाई। जहां पर आप लोगों ने दे दिया उस पर बात कर लीजिए। कर्नाटका में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया, आंध्रा में देने की कोशिश की, देश में देने की कोशिश की, जहां दे दिया उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, हिंदुस्तान उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे आ जाए, जहां पर 400 रुपए किलो आटा मिल रहा है, उस रिपोर्ट पर इनको विश्वास होता है। लेकिन अगर यहां पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद से कोई रिपोर्ट आती, कहते नहीं ये तो फर्जी है जी, इसे मुसलमान कैसे आप ज्यादा हो सकते हैं। ये देश सामने देख रहा है, अपने पड़ोस में देखिए, आसपास देखिए। राजनीति करने के लिए कंचना जी को यहां तक आने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली अगर दूसरी तरफ के लोगों को देखो तो वो जाति में नहीं बढ़ते हैं भाई। आप यहां खड़े होकर क्योंकि आपका वोट बैंक है तो आप कहते हैं नहीं मुस्लिम तो बढ़े ही नहीं है। मैं मानता हूं कि आप रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जो हुआ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से केरला में होता है आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए हिंदुओं को। आज तो केरला की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्रिश्चियंस ये सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद परेशान है, वहां पर खुद वो रोजाना कोर्ट जाते हैं, खुद वहां पर एक क्रिश्चियन प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे। रिपोर्ट को डिनाई कर दीजिए। मैं मानता हूं कि आप आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। आज कर लोगे तो शायद सुधार, क्या ये सच्चाई है तो सुधार के लायक नहीं रहेंगे। शिवम, आपने बोला ये सच्चाई से एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सच्चाई इस हद तक है विनोद बंसल जी कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी हो जाए जैसे गिरिराज सिंह कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रही थी कांग्रेस, इसीलिए इस तरह से जनसंख्या बढ़ने दी गई। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप देखिए दुनिया में जहां जब जो है ना, भारत के अंदर भी देखें तो हम जब हिंदू घटा तब देश बटा। आप देखिए चाहे पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, या अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति जो परिस्थिति हमें सामने है, या फिर देश के और जो आप देखिए 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के डाटा है सुचरिता जी। और 200 से अधिक जिलों में हिंदू नगण्य हो गया है। आखिरकार क्या कारण है कि आप आखिरकार ये जो ग्लोबल जो अपनी जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, जिसमें बहुसंख्यक पॉपुलेशन 8% गिर रही है, और जो जिसको तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हैं, मैं इसको दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहता हूं, वो 43% से ज्यादा बढ़ी है। इसके पीछे कारण में मुझे चिंता ये नहीं है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, और जो अभी तक वोट जिहाद की बात हो रही थी और जनसंख्या जिहाद की बात हो रही थी, जनसंख्या जिहाद का क्लियर कट वर्डिक्ट इससे सामने इस रिपोर्ट से आता है। आप देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। आप देखिए जहां पर दुनिया के अंदर जहां भी जब ये अल्पसंख्यक होते हैं, तब विक्टिम कार्ड खेल करके वहां के बहुसंख्यक समाज को उत्पीड़ित करने की कोशिश करते हैं, और जब ये बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वहां के अल्पसंख्यकों को खा जाते हैं। आप देखिए जिस तरह की स्थिति बन रही है, वहां पर या तो धर्मांतरित कर दिया जाता है, या मार दिया जाता है, या पलायन को मजबूर कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान देख रहा है, बांग्लादेश देख रहे हैं, हम म्यांमार देख रहे हैं, कई कंट्रीज हैं। आप देखिए हिंदुओं की नहीं बल्कि बौद्धों की भी संख्या बड़ी तेज गति के साथ घटी है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए इसके पीछे मानसिकता क्या है। कहेंगे बात करेंगे संविधान की और कानून चलाएंगे शरीयत का। हमें कहते हैं कि औलाद तो अल्लाह देता है और संसाधन सरकार देगी। क्यों भाई? औलाद अल्लाह देता है, अल्लाह की देन है जी। जब बच्चे पैदा हुए अल्लाह की देन, हम कम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ पूछ लीजिए इनसे कि जनसंख्या नियंत्रण नीति कानून लागू करेंगे क्या आप? मैं कहता हूँ क्यों दिक्कत है? मैं आज जो वाइडर डिबेट है विनोद बंसल जी, आज जो वाइडर डिबेट है, मैंने उसी से शुरुआत की कि क्या ये समय आ गया है एक ऐसी रिपोर्ट के बाद कि जनसंख्या कानून एक रियलिटी बने। और जब हम क्योंकि हम उसमें चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर चर्चाएं करते ही रहते हैं ना। अब बीजेपी भी बात तो करती है, इतने नेता बयान देते करते कुछ नहीं उस पर। ये भी तो बात है, करना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ बयान देते रहेंगे। मुझे लगता है अगली सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। देखो इनकी स्थिति क्या है, ये सरकार की तो मानेंगे नहीं, लेकिन सरकार से सब कुछ चाहिए इनको।
अच्छा, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है जवाद साहब, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है कि सरकारी संसाधन किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मैं कहती हूं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करने का समय आ गया है, तो ये जब जो एक प्रपोजल टाइप जो आया था कि भाई जनसंख्या कानून बने, तो उसमें ये भी बात आ रही थी कि भाई 2 बच्चे हों उसके बाद कोई सरकारी संसाधन नहीं मिलेंगे अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं, क्योंकि इस तरह का कानून लाना कि ब्लैंकेट बैन लग जाए वो तो मुझे नहीं लगता इस देश में मुमकिन है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि भाई एक डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे। मैं आपको ये भी बताऊं जवाद साहब की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो डेटा का जो विश्लेषण हुआ उसके बाद यह पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, यानी सुरक्षित भी हैं, उनकी जनसंख्या में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार हिटबैक भी किया जाता है कि देखिए अल्पसंख्यकों का बुरा हाल कर रहे हैं। जवाद साहब बहुत शुक्रिया। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। चुनावी समय में जो रिपोर्ट आई है वो चुनावी रिपोर्ट है, उसको सत्य में नहीं मानता। आपको पता है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का अब कितना है, बताएंगे सुचारिता जी कितना है, या भारतीय जनता पार्टी को बताएं। आइडल 2 होता है और वो हो चुका है। अभी जो हमारी को पैनलिस्ट ने बात करी कि आप सेंसस क्यों नहीं रिलीज करते हैं, भाई डेटा रिलीज करिए, वो रिलीज करते आपकी सच्चाई पोल खुल जाएगी। 3 स्टेट 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आइडल 2 से अधिक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद आसाम है और 1-2 स्टेट है। ये भी बता दीजिए कौन सी पोल ऐसे खुलेगी। हाँ। अभी आपको पता है एक रिपोर्ट और भी है, आजकल गिरगिट जो है वो बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं, आपने देखा सुना? काफी गिरगिट जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जैसे वो देखते हैं क्या रहे हमसे ज्यादा बहरूपी हैं, हमसे ज्यादा रंग चेंज करते हैं, तो गिरगिटों ने आत्महत्या करना चालू कर दी भारतीय जनता पार्टी को देख देख के। हर चौराहे पे आप ऐसी रिपोर्ट भी आई है। देखिए क्या है, चुनावी मुद्दों के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, एक बना के रखिए ना जवाब साहब। नहीं डेकोरम है मैडम, ये भी एक रिपोर्ट हो सकता है। जल्दी हम इस लेवल पर बात करने लग जाएंगे तो फिर तो क्या है मैडम, आप सुनिए, फिर मैं शिवम को भी कह देती हूं, विनोद बंसल जी से भी मैडम सुनिए, इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि रोजगार विनोद जी आपको इस पर बीट भी अच्छा कर देंगे, मैं बता रही हूं। किसानों के आय दोगुनी करने का वादा करा था, क्या हो गई? उसकी भी एक रिपोर्ट आना चाहिए थी। जो भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर फैली हुई है उसके ऊपर भी रिपोर्ट आना चाहिए। इन 10 सालों में कितनी बढ़ी और कितनी घटी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सुनिए तथ्यात्मक तौर पे अरे एक फैक्चुअली आपको बता दूं, 1872 के अंदर लॉर्ड माउ ने जब भारत के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान और तमाम लोग जो थे मिलकर के थे, तब भी भारत के अंदर जो पॉपुलेशन थी खास तौर से माइनॉरिटीज की और मुसलमानों की, वो मेजोरिटी से कम थी जब पहला सर्वे हुआ 1872 के अंदर। और लगातार अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का सभी जगह कर रहा है। और उसमें बता दूं अभी एक किताब आई थी पॉपुलेशन का, सुनिए मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ी है उस अनुपात घट रही है, दोनों की घट रही है, दोनों की घट रही है। और आपको रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन बाय मिथ करके कौन सी रिपोर्ट है? मैंने पूछा, मैडम आप सुनिए, हिंदुओं की नहीं, वो डेकेड वाइज है ना, आपने बताया, लेकिन कौन सी रिपोर्ट ऐसा बताती है कि जो जनसंख्या हिंदुओं की थी 1950 में आज उस दर तक नहीं गिरी है और बड़ी है, और मुसलमानों की हेल्थ सर्वे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मनसुख मांडविया जी ने ये रिपोर्ट बाकायदा करी थी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 से घट करके आइडल 2 हो गया है। हाँ। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट थी। और दूसरी बुक के हवाले थे तो SY कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी किताब है पॉपुलेशन बाय मिथ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहां पॉपुलेशन घट रही है, उसका ताल्लुक जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज से है और अवेयरनेस से है। ठीक है, शहरी इलाकों में आइडल 2 हो चुकी है, 2 से कम रेट पर रिपोर्ट इज नॉट द सेम एज जनसंख्या पर रिपोर्ट। मैडम तो आप डेटा रिलीज करिए, तो ये भ्रम मत फैलाइए कि फर्टिलिटी वाली रिपोर्ट जारी कर दी है, इट्स नॉट द सेम एज पॉपुलेशन की। देखिए कुतर्क करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुतर्क करने के लिए कुछ भी कर लीजिए, कुतर्क नहीं है भाई, आपको पता भी है फर्टिलिटी रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो बेकार की बात आप जो बात कर रहे हैं फर्टिलिटी, उसके बाद आप बता रहे कि जनसंख्या की रिपोर्ट क्या आपको बताइए, उत्तर प्रदेश की मुझे ये बताइए, इससे आप बताइए बिहार की अनुपात निकाल असम की कितनी है? आप क्या जनसंख्या का अनुपात निकाल लेंगे इससे?
बिल्कुल गुमराह करने वाली बात अरे नहीं है, करने वाली बात है दुष्यंत जी, आपके पास कोई गुमराह करने वाली नहीं, ये गुमराह करने वाली बात है, इसीलिए आपको प्रूफ के साथ ये कोई रिपोर्ट बता दे, कोई रिपोर्ट आप बता दीजिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, मैंने कहा एक कोई रिपोर्ट ऐसी बता दीजिए जिसमें दुष्यंत जी कहा जाता हो। मैं दुष्यंत जी से पूछ रही हूँ आपसे, दुष्यंत जी ऐसी कोई रिपोर्ट जिसमें यह बता दिया जाए कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या तो नहीं गिरी है, मुसलमानों की नहीं बढ़ी है, ये कोई है ऐसी रिपोर्ट? कोई ऐसी रिपोर्ट बताती है? हर रिपोर्ट जो आती है वो यही बताती है कि मुसलमानों का जो जनसंख्या दर है वो बढ़ा है। कई ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं, आप जाएंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इसमें अलग अलग लोगों की राय है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दोनों बड़े समझदार और अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं। कंचना जी ने एक प्रश्न उठाया कास्ट सेंसस को लेके, ये आंकड़े देते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। अब इनका नया आंकड़ा आया है कि भाई माइनॉरिटीज का इस तरह से वृद्धि हो रही है जनसंख्या दर में और हिंदू घट रहा है। तो इसकी पता तो तब चलेगी, ऑथेंटिक जानकारी तब आएगी जब देश का महाराज, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था। जब देश का आर्थिक सर्वे होगा और कास्ट सेंसस होगा, ये भी तो पता चलेगा कि SC ST OBC की कौन कौन सी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या गिर रही है, उसके कारण क्या है, तभी उनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो जब बात करते हैं कोई सकारात्मक और सही, तो ये एकदम अलग से इनका रिएक्शन आता है। कोई कोर्ट चला जाएगा, आर्थिक सर्वे की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि सारी संपत्तियों पे कब्जा करने का इरादा है, किसी के 2 भैंस है तो 1 भैंस ले ली जाएगी, किसी के 4 ट्रैक्टर है तो 2 ट्रैक्टर ले लेंगे। अजीब अजीब तर्क आने लगते हैं। लेकिन चुनाव के बीचों बीच नए नए शिगुफे, नई नई योजनाएं, किस तरह से आज वोटर का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से विपक्ष के नैरेटिव को कुछ डेंट किया जाए, भाई जनता तय कर चुकी है। वो अपना मुस्तकबिल चुनेगी जिसको चाहेगी। सियासी मुद्दा है, आप लोगों पे भरोसा करिए। आपको लग रहा है रोज गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हैं? नैरेटिव को डेंट करने के लिए रिपोर्ट है। समस्या यही है कि क्या ये विपक्ष के नैरेटिव को डेंट करने के लिए है? शिवम, ये एक घर में, मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूं, ये घर में क्या चर्चाएं नहीं होती हैं? आमतौर पर घरों के लोगों के घरों में भी ये चर्चाएं होती हैं, और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि एक रिपोर्ट आती है जो उस पर मोहर लगा देती है, तो क्या इसके बारे में लोग नहीं सोचेंगे? और आपको अगर लगता है कि ये विपक्ष पर डेंट करने के लिए रिपोर्ट है, तो दुष्यंत जी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश का बहुसंख्यक जो है वो सोच रहा है इस तरफ। ये भी एक रियलिटी है, इसके बारे में आप इसको पहचान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शिवम बोलिए जरा। देखिए जी, समाज में शिवम सुचारिता जी, क्या आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, आ रही है। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं, दुष्यंत जी, कंचना जी, बहन और मेरे मित्र, प्लीज थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस देश को एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिलेगा। 2021 में जो जनगणना नहीं हुई थी, उसके ऊपर सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी करने की बात कही थी और कहा था और जवाब दिया था रिटर्न में, और जवाब यह था सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई है, जनगणना डिजिटल 2024 में करवाई जाएगी। उसके साथ ही तमाम डेटा जो जातिगत आधार पर है वो भी सामने आएगा। अब इन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, अब जवाब देते हैं तो कहते हैं कुछ और तरीके से। गोल पोस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। 2024 में जनगणना भी हो जाएगी और जनगणना के बाद डेटा भी आ जाएगा, और डेटा आने के बाद धर्म का किस, अरे भैया कुछ सुचारिता जी आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप इनको रोकेंगे? कुछ कोरोना पे डाल दीजिए। प्लीज रोकेंगे आप इनको? 2021 में जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। कंचना यादव के सामने जवाब देने से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब है। ऐसे नहीं करनी है डिबेट, और सरकार ने माना है इस बात को। शिवम स्पीकिंग, अभी बोलिए। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब फाइल हुआ है और 2024 में डिजिटली जनगणना होनी है, सरकार बता चुकी है और जनगणना होगी। उसके बाद सारी स्थितियां आपके सामने आ जाएगी। जिस तरीके से इस रिपोर्ट को देखकर आप जो है चतुर्मुर्ग की तरह धरती में सर घुसाए बार बार बोल रहे हो, नहीं ये तो बहुत ही एबनॉर्मल रिपोर्ट है, ये तो चुनाव की वजह से रिपोर्ट है। कोई बात नहीं, 2024 के चुनाव के बाद जब जनगणना होगी आपको समझ में आ जाएगा किसकी जो है पॉपुलेशन कितनी बड़ी। और एक और चीज, अगर इतना ही दर्द है तो जैसे ही जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात करती है सरकार या फिर सरकार का कोई भी व्यक्ति, तो भड़कने क्यों लगता है पूरा विपक्ष? भाई मैं कहता हूं फर्टिलिटी रेट गिरा है। कंचना जी बोल रही है, कंचना जी की बात से ऐसा लग रहा है, कंचना जी आप इसे फर्जी रिपोर्ट कह रही हैं, आपको लगता है ये रिपोर्ट फर्जी है?
पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्जी रिपोर्ट है क्या ये? 1 मिनट, मैं आप क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है ना, और कंचना जी की मजबूरी है। वो बोल रही है, आप रुक जाइए। शिवम भैया, एक 2019 का पोस्ट है जब इलेक्शन चल रहा था, आपका आरएसएस का जो एकता, हिंदू एकता जो मंच है ना, उस पर एक प्रोपेगेंडा चला था, और वो प्रोपेगेंडा मैं लेकर आई हूँ। उस पर लिखा था हम कुछ सालों तक होली दिवाली मना ले, क्योंकि जनसंख्या ऐसी बढ़ रही है कि 2030 तक कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 2019 में चलाया था आप लोगों ने, और अभी 2024 में क्या चल रहा है? एक फर्जी आंकड़ा आ गया। अरे भैया, किससे वेरीफाई कराओगे? सर्वे कराने के लिए कोरोना नहीं था, सर्वे कराने के लिए कोरोना नहीं था, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया। इलेक्शन इतना बड़ा देश में चल रहा है, लेकिन गणना कराने के लिए कोरोना आ गया। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? अरे कोई मुद्दा नहीं है तो हार मान लीजिए, क्यों फर्जी आंकड़े लेकर आते हो आप लोग? जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। गरीबी रेखा से बाहर निकले, कैसे सर्वे कराया आपने? सर्वे कराया ना, वो कैसे कराया आपने? और गणना कराने में दिक्कत हो गई। और जब ये गणना होगा, जब आएगा आंकड़ा सामने और आपका ये फर्जी निकलेगा, तब आप पर होगी। आप कह रही है फर्जी रिपोर्ट है, आप देश को फर्जी रिपोर्ट है। आपके पास इलेक्शन मुद्दा नहीं है तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम कराना चाह रहे हो। अरे किस स्तर तक गिर गए हो भैया, घुसपैठिया। कंचना जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में डेटा होता है। रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। आपको लगता है ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। आपको लगता है ये फॉल्स डेटा देगा, ये जानकारी गलत देगा, इसलिए कि चुनाव में हिंदू मुसलमान हो सके और ये जीत सके? मैम, ये डेटा जो है ये ऐसे ही पब्लिश नहीं होता है। अगर वो डेटा दिया जा रहा है, इसमें सुचरिता जी 10 सेकंड नीचे। वही आर्थिक सलाहकार जिसको आप कोट कर रही हैं, वही आर्थिक सलाहकार एक आर्टिकल लिखते हैं कि संविधान को खत्म करना चाहिए या बदलना चाहिए, वही आर्थिक सलाहकार। और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? खुद आ जाए बाबा साहब तो भी नहीं बदलेगा। अरे कैसे आर्थिक सलाहकार जो इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं और उन पर भरोसा? संविधान खत्म करने के लिए नहीं लिखते हैं कंचना जी, प्लीज अगेन करेक्ट दैट। संविधान खत्म करने के लिए नहीं लिखते हैं, उस पर एक डिस्कशन, एक चर्चा अलग होती है और खत्म करना अलग होता है। ये उसी जैसा है जैसा आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। मुझे ये बताइए कौन कर सकता है संविधान खत्म? ये मैं सवाल बार बार उठाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग होता है, लेकिन संविधान खत्म करना ये किसी के बस की नहीं है। विनोद जी बोलिए। सुचरिता जी, आपके एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके एक पार्टी की प्रवक्ता ने सीधा लोगों को भड़काने की, देश विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। मैं सीधा कहता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या आखिरकार किसने बोले? या तो नाम बताएं कि किसने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे। अच्छा, और नहीं तो उसके बाद ये माफी मांगे। बेचारे पढ़ते नहीं है। अरुण गोविल अभी वो बोली है आपके जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। अरे कहाँ का संविधान खत्म कर देंगे? आपने कहा दर्जनों सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना, आपने कार्रवाई नहीं की। आपने कार्रवाई नहीं की, आपने कार्रवाई की मांग की, लेकिन दर्जनों लोग बोल रहे थे कि संविधान बदलना इसलिए 400 सीट चाहिए। आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उनको टिकट दिया, आपने उनको चुनाव में लड़ाया, आपने उनके लिए प्रचार किया। ये क्या बात है भाई? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इकोनॉमिक सलाहकार जो होते हैं वो तक आर्टिकल लिख देते हैं। 2015 में मोहन भागवत जी कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और जो आरक्षण है जाति आधारित क्या ये समय आ गया है दुष्यंत जी कि हम एक पॉपुलेशन कानून की बात करें कि एक जनसंख्या कानून रहे इस देश में जो एक तरह से एक अनुपात भी बनाए रखेगा, या फिर आपको लगता है जरूरी नहीं है वो अनुपात बने ना बने? क्या फर्क पड़ता है? 1992 में मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मेरा एडमिशन हो गया था, तब से ही मैं छात्र राजनीति से सुन रहा हूँ भाजपा के नेताओं को, समान नागरिक कानून संहिता आएगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। 10 साल ये रह लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हुआ। 3 चरण के चुनाव में जब पिछड़ गए हैं तो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन पीएमओ का आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई ये पीएमओ की सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। पीएमओ को छोड़िए, पीएम साहब कह रहे हैं टेम्पो भर भर के काला धन तो उद्योगपति कांग्रेस को दे रहे हैं, ऑथेंटिक ही होगा जब ही तो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई बात फर्जी तो कहते नहीं। फिर भाई आपकी ईडी कहाँ गई थी?
अरे फिर आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मैंने क्या बात करी है? टॉपिक चेंज नहीं कर रहा। टॉपिक चेंज में अडानी अंबानी वाली रिपोर्ट पर कल बहस कर प्रामाणिकता कितनी अडानी अंबानी पर कल बहस हुई थी महाभारत में। उठा आप एक दिन लेट है, आप एक दिन लेट है। आज बात जनसंख्या बुलाना चाहिए था कल मुझे गंभीर विषय पे। तो देखिए पीएमओ की प्रासंगिकता कम हुई है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, आप ये पीएमओ पर सवाल उठाइए, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, वो अलग बात है। मैंने पूछा कि क्या जनसंख्या कानून का समय आ गया है? देखिए पहले कास्ट सेंसस होगा, आर्थिक सर्वे होगा, उसका जनसंख्या कानून से क्या लेना देना? अगर कोई समुदाय ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं, हम सुझाव देंगे, कोई समुदाय ऐसा है कि उसकी जनसंख्या गिर रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बार-बार ये बात कहा जाता है कि कही जाती है कि संसाधनों पर एक स्ट्रेस है, सरकार योजना बनाए, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। शिवम, आप लोग सिर्फ विचार करते रहेंगे, बोलते रहेंगे बयानों में कि हम एक ला रहे हैं कानून, उसके ऊपर लॉ कमीशन इनवाइट करेगा सुझाव, लेकिन कुछ होगा नहीं। सुचारिता जी, इस देश में हमें इसी तरीके से ताने मारे जाते थे, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे वो सीएए का विषय हो, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय हो। जहां भारत, प्लीज बीच में नहीं बोलना सुचारिता जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दूर हूं, इसका मतलब फायदा मत उठाइए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो अपनी चीजों को, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि इस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है अप्रोक्सीमेटली 44% के हिसाब से बढ़ी है। मैं हिंदुस्तान और रिपब्लिक के दर्शकों को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, डेटा पर भी अगर आप नजर नहीं मारना चाहते मत मारिए, अपने आसपास मार लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, अपने गांव में देख लीजिए, अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अपने शहर में देख लीजिए, अपने प्रदेश में देख लीजिए, किस तरीके से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज इस पर बात कर रही है, पब्लिक डोमेन में यह विषय है, हम इस पर डिबेट चाहते हैं और डिबेट के बाद इस चीज को भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इंडिया अलायंस वालों का बस चले तो वो इस बात को ना मानने को तैयार है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, और ना उनको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस देश में कितने भी कश्मीर विषय हो जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इस देश में कितना भी केरला वाली स्थिति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में कितना भी पश्चिम बंगाल वाली हालात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रॉब्लम है, और इस देश की जनता को यह सोचने की जरूरत है कि जहां जनसंख्या, देश की जनता वो सोच रही है, देश के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पर होगा क्या? समस्या ये, जैसा मैंने कहा कि हर घर में ये चर्चा होगी, अभी भी होती है, और इसीलिए इसको आगे ले जाने के लिए, या अगर ये अनुपात बनाए रखना या फिर नहीं बनाए रखना, ये खतरा है, तो इसके ऊपर क्या होगा ये आप सबको सोचना होगा। मैं एक बात ये भी बताऊं कि आज हैदराबाद में मैं थी और असदुद्दीन ओवैसी से मैंने बात की है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम आरक्षण, आबादी बढ़ने को लेकर, इन सब पर उन्होंने खुलकर बात की है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज क्या कहा है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में, और उस जमाने में एक रेबल कैंडिडेट भी था एमआईएम का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वैखाराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने एमआईएम कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000 80,000 से कामयाबी हुई थी एमआईएम की। फिर जितने एमआईएम के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, आरएसएस का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है उनको, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, अब बीआरएस भी है, तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है मैदान। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? नहीं, देखिए पार्टी से मुकाबला है ना, हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही हैं कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो, बीजेपी के, तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ? आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं, कंटेस्टेंट हैं वो आपके सामने। हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं, लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखते, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब
इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे, कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको। अरे भाई 15 सेकंड मैं, आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए, क्यों करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। वो उस वीडियो के रिएक्शन अरे क्या रे, छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही हैं? इंशाल्लाह हारे वो। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको अम्बेडकर साहब से तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? इस्लाम में अरे महात्मा गांधी को तो कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है। मैरिज में सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में। वो तो है, बिल्कुल है, उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, था ये तो हिंदू धर्म का अरे भाई था। अब रिजर्वेशन के खातिर क्या उसमें भी कहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना। ये पसमानदा क्यों बात करते हैं मोदी जी, बताइए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कभी हमारे साथ बनारस चलिए। बिल्कुल चलेंगे, आप जब बुलाएं। बनारस चल के वो बुनकरों की बस्ती में ले चलते हैं आपको, जहाँ पे अंसारी लोग रहते हैं। आप जाकर पूछिए कि उनको क्या हाल करके रख दिए मोदी जी ने। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लाइट का मीटर अगर चेंज कराना है, उनके फादर के इंतकाल के बाद चेंज नहीं होता। बिजली का बिल कम नहीं होता। पूरे आधे बुनकर छोड़ के भाग गए बंबई दिल्ली को। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे भाई, अगर इस देश की माइनॉरिटीज ताकतवर होंगी, मुल्क ताकतवर होगा ना। आप कैसे एक समाज को जो आबादी का 14% हिस्सा है उसको आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे? तो फिर तो सबको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा ना। सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है मैडम, कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। ये मुद्दे पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार बार बीजेपी की सरकार रिटर्न करती है? सुनिए, सवाल ये नहीं है। हाँ। कोई जीत रहा है तो वो अलग बात है, मगर देश को तो बचाना है ना। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई को तो बोलना है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? अब क्रिकेट मैच में मुसलमानों को रिजर्वेशन। अरे क्रिकेट मैच में कैसा रिजर्वेशन होगा मोदी जी? क्रिकेट मैच में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव तो हो जाएगा, मगर जो नफरत आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या होगा? यहाँ पर तीर मारने की बात, वहां पर वो बोल रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा मुसलमान हो गया। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि लीज पर MIM को दिया गया हैदराबाद। अरे लीज पर तो आप दे दिए। 1% लोगों के पास 40% भारत की दौलत है। एक आदमी के पास पूरा एयरपोर्ट है, पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड 6000 करोड़ आपको मिला, और हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रल बॉन्ड बने और असदुद्दीन ओवैसी को एक बॉन्ड नहीं। तो बीजेपी वाले बोल रहे आप तो जेम्स बॉन्ड है। अब बताइए, आप कोई बात है ये? नहीं, एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलना ना, मेरे को एक भी नहीं मिला। ये आपका बॉन्ड है? हाँ, ये बॉन्ड है आपका? नहीं, ये बॉन्ड है। हाँ, वही कह रही हूँ, ये बॉन्ड है। ये नहीं, ये बॉन्ड सब पूरे रिलीजन का है। हाँ। और मोदी जी इस बॉन्ड के खिलाफ हैं। उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड से मोहब्बत है। अरे आप बताइए, हम एक गोश्त की दुकान पे गए, अरे बोले माशाल्लाह काम चलता रहो, कुरैशी है वो। आपने कहा काटते रहो। नहीं, तो फिर इसलिए उसको लेकर भावनाएं आहत होने वाला आरोप आप पर लगा। कैसा आहत हो रही है?
अगर शराब की दुकान बारे में कोई जाके विजय वाला है, टन लगा ले, पी ले, मेरे को तू होगा क्या? अब बोल भाई तू पीने वाला है, मैं क्या करूं? नहीं, गाय भावनात्मक मुद्दा अरे है, गाय की देश नहीं के है हिंदुओं दुकान, के लिए, वो इसलिए। वही तो गाय की नहीं है, बफलो की दुकान है, गाय की नहीं है। गाय कानूनन जुर्म है काटना, हम मान रहे हैं उस बात को, मगर गोश्त की दुकान है। नहीं, बात सिर्फ कहने की नहीं होती, एक सांकेतिक बात भी होती है। तो सांकेतों से बहुत चीजें चलती है, इसीलिए वो बहुत अच्छी बात है आपने की। मोदी जी ने 10 करोड़ का बॉन्ड लिया एक बीफ कंपनी से, वहाँ बीफ जिंदाबाद, और असउद्दीन ओवैसी गरीब की दुकान पे गया। वो बीफ कौन सी है ये भी तो बताइए, वो काऊ नहीं है, वो भी बफेलो है, ये क्यों नहीं बताते आप? ये भी तो बताइए। बीफ है ना, आप अपने टाइम पे आप कहते हैं बफेलो है, उनके टाइम पे आप ये छुपा जाते हैं। बीफ है ना, बीफ है ना, बीफ से लेंगे आप, और हम एक बीफ की दुकान, फिर आपका वाला भी बीफ है, तो दोनों को जिंदाबाद बोलिए, फिर दोनों जिंदाबाद बोलिए ना। वहां से 10 करोड़ रुपए लेंगे और एक बेचारा 15-14 घंटे काम करे 500 रुपए ले जाता, आपको तकलीफ है उससे। हिंदू भाइयों में कथिक है, कथिक लोगों को कारोबार करते। क्या हो रहा है भाई? आप इनको ही बंद कराने की बात करते हैं, तो ये चलिए खत्म। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।